हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीकली क्विज वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे सम क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स ऑफ 28 अगस्त टू 3 सितंबर एंड बेसिकली ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स एसोसिएटेड हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कैसे आंसर करे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एंड कैसे आपको करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए, उससे एसोसिएटेड सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू समझ आएंगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is about state of food security and nutrition in the world 2023 report. ये recently publish हुई थी. So let's read the statements and we have to answer which of the above statement is or are correct. That means इनमें से first और second या दोनों या कौन से नहीं statements correct या incorrect है वो हमें पता लगाना है. The very first statement is SOFI, which is the short form of State of Food Security and Nutrition in the World Report 2023, is published by Food and Agriculture Organization independently. Now this statement is wrong because SFI की अगर बात करें तो it is published by Food and Agriculture Organization and jointly produced with the fellow United Nation agencies. Independently Food and Agriculture Organization इसे नहीं publish करता है. So it is published by joint effort. Now the second statement is the cost of healthy diet has increased in recent years in India. It is still the lowest among BRICS nation and India's neighbors. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया था कि इंडिया में 74% जो लोग हैं ये कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट एंड जो फूड प्राइसेस इंडिया में रिलेटिवली लो हैं व्हेन वी कंपेयर इट टू द अदर नेशंस, स्पेसिफिकली ब्रिक्स नेशंस और जो इंडिया के नेबर्स हैं. सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही इसलिए है क्योंकि जब हम रिलेटिव प्राइस की बात करते हैं वो स्टिल लोएस्ट है, लेकिन इंडिया के हिसाब से जब प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो इंडिया में जो हेल्दी डाइट की कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है, इसीलिए 74% जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हेल्दी डाइट इंडिया में. सो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो दोनों में से एक ही स्टेटमेंट विच इज ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका आंसर हो जाता है बी, ओनली टू. Now let's move on to the next statement which is about superconductors. Recently LK99 जो था वो न्यूज़ पे था कि वो सुपरकंडक्टर है या नहीं उसके हिसाब से. आपको उसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और सुपरकंडक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए. वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट. माइंडेड यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं. So now let's read the very first statements. Many metals become superconducting, that is allow current to flow with zero resistance. जब हम सुपर कंडक्टर्स की बात करते हैं तो उनकी यही प्रॉपर्टी होती है कि जीरो रेजिस्टेंस के साथ करंट फ्लो कर सकता है, तो यहाँ तक स्टेटमेंट करेक्ट है. इफ कूल टू बिलो 250 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 250 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट हेयर क्योंकि बहुत सारे मेटल्स हैं जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज जो दिखाते हैं अगर उन्हें कूल डाउन किया जा सके माइनस 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड इज LK99 इज रिसेंटली डिस्कवर्ड सुपर कंडक्टर. ये स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि ये डिस्कवर किया गया था लेकिन इसके ऊपर स्टडी चल रही थी, तो हम ये नहीं बोल सकते कि डिस्कवर्ड सुपर कंडक्टर है क्योंकि ये बोला गया है कि LK99 सुपर कंडक्टर नहीं है. पहले जो क्लेम किया गया था वो गलत है, तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है. सुपर कंडक्टर्स आर मटीरियल विद पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो रेजिस्टेंस. देखिए सुपर कंडक्टर्स का जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया कि वो अलाउ करते हैं करंट को टू फ्लो विद जीरो रेजिस्टेंस, तो उनका ग्रेटर देन जीरो रेजिस्टेंस नहीं हो सकता क्योंकि उनका रेजिस्टेंस जीरो होता है, एग्जैक्टली जीरो. तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट है. तो आउट ऑफ द थ्री दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होने की वजह से आपका आंसर है बी, ओनली टू स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द थ्री आर इनकरेक्टली मेंशन्ड हियर. Now the next question is with respect to Chandrayaan 3, which of the devices used for characterizing plasma? अब रिसेंटली क्योंकि चंद्रयान 3 भेजा गया है मून पे, तो बहुत सारे जो पेलोड्स हैं उनके अलग अलग फंक्शंस हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने फंक्शंस, और कुछ डिस्कवरीज जैसे सल्फर मिला है, प्लाज्मा कैरेक्टराइज किया गया है, एक्सेट्रा, ये चीज़ें हो रही हैं. अभी हाइड्रोजन हम सर्च कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पेलोड का क्या काम है और कौन से पेलोड ने क्या रिसर्च किया है. तो आपको तीन नाम दिए गए हैं, रामा LP, लिब्स एंड चेस्टे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आपका कि जो कैरेक्टराइजिंग प्लाज्मा के लिए जो डिवाइस यूज़ करी गई है वो आपका रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर लेंगोमेर प्रोब है, जिसे रामा LP बोलते हैं. तो लिब्स एंड चेस्टे का इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों ने ही अलग रिसर्चेस किए हैं, तो इसका आंसर है ओनली वन, तो आपका हो जाता है सी इज द करेक्ट फॉर आंसर 3. Now let's move on to the next question. Which of the following best describes QXR? अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि QXR रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में था और ये क्या है. सिर्फ आपको ये बताना है कि ये जो चीज़ है या तो वो एक टेक्नोलॉजी है टू डिटेक्ट द पैटर्न ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, AI एल्गोरिथम है टू डिटेक्ट डीप फेक्स, टेक्नोलॉजी टू डेविएशन इन द एक्सेस ऑफ अर्थ, दैट इज टेक्नोलॉजी जो डिटेक्ट करती है डेविएशन इन द एक्सेस ऑफ अर्थ, एंड AI algorithm which is developed by Mumbai based Cure AI and can help detect people with presumptive TB early in less than 1 minute.
दैट मीन्स आउट ऑफ द 4 किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, 2 चीज़ें हैं, पहले तो या तो ये टेक्नोलॉजी है या एआई एल्गोरिथम है, ये पता होना चाहिए, और किस पर्पज़ के लिए। तो अगर आपको बेसिक आंसर इसका पता है, मीनिंग पता है, तो आपको पता है कि डी इसका आंसर है। ये बेसिकली टीबी डिटेक्शन के लिए डेवलप किया गया एआई एल्गोरिथम है और अभी ये पूरे इंडिया में लागू नहीं है, 150 साइट्स पे ही इसे यूज़ किया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि अगर आपको पता है उसका आंसर या मीनिंग पता है तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस में चांस लेना नहीं बनता है और आप बेटर है प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस को ना आंसर करें अगर आपको उसका क्लियर मीनिंग नहीं पता है तो। क्योंकि इसमें ना आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते हो, आपको मीनिंग ही पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट राइस एक्सपोर्ट्स। रिसेंटली बहुत सारे बैन्स जो है राइस एक्सपोर्ट्स पे देखे गए हैं, व्हाइट राइस के ऊपर, पार बॉइल्ड राइस के ऊपर, बासमती राइस के ऊपर एक्सेट्रा। So in India, Indian government has prohibited the export of white rice, levied a 20% export duty in parboiled rice till October 15, permitted the export of basmati rice for contracts with value of $1,200 a ton or above. ना दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था कि कुछ राइस जो था वो ऐसा हो रहा था कि $1,200 अ टन से भी नीचे बेचा जा रहा था और बोला जा रहा था बासमती राइस है, लेकिन बासमती राइस इतना सस्ता नहीं होता है। तो ये था कि इलीगली वाइट राइस तो नहीं एक्सपोर्ट किया जा रहा है इन द नेम ऑफ बासमती राइस। तो पहले वाइट राइस बैन किया गया, फिर जो आपका पारबॉइल्ड राइस था उसके ऊपर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, लेकिन उसके बाद बासमती राइस का एक्सपोर्ट भी जो है बैन कर दिया गया है अगर ऑर्डर्स जो है $1,200 पर टन से नीचे जो है अगर प्राइस पे बेचा जा रहा है तो। Now the second statement is India is the largest rice exporter globally with a 45% share in the world rice market. This is also correct. India largest rice exporter है और अगर टोटल एक्सपोर्ट्स की वर्ल्ड मार्केट में बात करें तो उसका 45% शेयर जो है इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है। Now the third statement is the government has increased the MSP of rice and paddy procured now by rice millers are at a price higher than the MSP. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, क्योंकि एक्सपोर्ट बैन किया गया है और एक्सपोर्ट से फार्मर्स को ज़्यादा प्राइसेस मिलते थे तो एमएसपी बढ़ाया गया है और पैडी जो प्रोक्योर किया जाता था वो भी ज़्यादा प्राइस पे किया जाएगा। इससे क्या होगा, फार्मर्स के लिए कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको थोड़ा सा हाई प्राइस पे करना पड़ सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आपको हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट पता लगाना है, तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो आपका आंसर यहाँ हो जाता है सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट कीनिया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेबरिंग कंट्री ऑफ कीनिया। अब ये आपको क्वेश्चन जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली इंडिया एंड कीनिया ने एक एमओयू साइन किया है शिप बिल्डिंग कोलैबोरेशन के लिए। तो आपको कीनिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो पता होने चाहिए। इथोपिया इज नेबरिंग कंट्री ऑफ कीनिया, सोमालिया भी है, साउथ सुडान भी है, तंजानिया भी है और युगांडा भी है। कॉन्गो की अगर बात करें तो कॉन्गो की बॉर्डर्स जो है कीनिया के साथ नहीं लगते हैं और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है उसका इमीडिएट नेबर नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 6 में से 5 कंट्रीज नेबर्स हैं, तो आपका आंसर यहाँ हो जाता है डी। ओनली 5 आउट ऑफ द 6 आर करेक्टली गिवन हियर। Now let's move on to the next. What is the IUCN status of Eastern Hollow Gibbon? अब दो तरह की प्रजातियां होती हैं हॉलॉग गिबॉन की, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अगर वेस्टर्न हिलॉग गिबॉन और ईस्टर्न हिलॉग गिबॉन की बात करें तो दोनों का ही IUCN कंजर्वेशन का स्टेटस अलग अलग है, तो नेवर गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। यहाँ पे आपको ईस्टर्न हॉलॉग गिबॉन पूछा गया है एंड ईस्टर्न हॉलॉग गिबॉन जो है वो वल्नरेबल है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है ए। अगर क्वेश्चन होता वेस्टर्न हॉलॉग गिबॉन तो वो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो आपका आंसर डिफरेंट होता। और दोनों ही जो स्पीशीज हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हॉलॉग गिबॉन ये शेड्यूल 1 में आती है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। जो हॉलॉग गिबॉन की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बीच में से एक रोड जो रेल ट्रैक है वो जा रहा है, जिसकी वजह से हॉलॉग गिबॉन जो है दोनों साइड पे रेलवे ट्रैक के आइसोलेट हो गए हैं एक दूसरे से, जिससे उनकी पॉपुलेशन डायवर्सिटी पे फर्क पड़ रहा है। ये न्यूज़ में था, इसीलिए हॉलॉग गिबॉन एंड हॉलॉग गिबॉन सेंचुरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। Now let's move on to the next question. Consider the following statements. Now, the warming of the central equatorial Pacific called El Nino often corresponds to excessive rainfall over India, whereas cooler than normal temperatures, or La Nina is linked to reduced rainfall. अब ये ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि एल नीनो, ला नीना और जो ईएनएसओ है, पीडीओ है, ये सब ना बहुत न्यूज़ में रह रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एल नीनो है तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, ला नीना है तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। अगर एल नीनो की बात करें तो जब एल नीनो ईयर होता है तो वो रिड्यूस्ड रेनफॉल के साथ कोलैबोरेट किया जाता है, ना कि एक्सेसिव, तो यहाँ ये गलत दिया है। और ला नीना इज लिंक्ड टू आपका एक्सेसिव रेनफॉल, ना कि रिड्यूस, तो आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो कंसेप्चुअली गलत है। नाउ पीडीओ, व्हाट इज पीडीओ? पीडीओ इज
Pacific Decadal Oscillation, and it is an annual occurrence and on an average corresponds to warmer than average Western Pacific Ocean and relatively cooler Eastern Pacific. Now this plays out over very much longer time scales. ना पीडीओ की अगर बात करूँ तो ये एनुअल ऑकरेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें तो ये जो है ये 20 से 30 साल में एक बार होता है। और हाँ, इसका मतलब ये ज़रूर होता है कि जो वेस्टर्न पैसिफिक की अगर बात करें तो वो थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होता है और ईस्टर्न पैसिफिक के कंपैरेटिवली कूलर होता है। द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, बट एनुअल ऑकरेंस नहीं है। ये 20 से 30 ईयर्स में एक बार होता है और बहुत टाइम लगता है इसको मेजर करने में टेम्परेचर्स को ओशन के। सो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पता लगाने थे, तो बोथ 1 and 2 are incorrect and answer will be C here. Now let's move on to the next question, which is about Holangapur Gibbon Sanctuary. Now again I told you कि गिबॉन सेंचुरी न्यूज़ में थी, तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और असम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है अगर गिबॉन सेंचुरी है, गिबॉन्स जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं, हमें ये थोड़ा सा अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ सारी स्टेट जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट की ही दी हैं, तो आपको पर्टिकुलर लोकेशन पता होना चाहिए। होलंगाबाद गिबॉन सेंचुरी या जिसे गिबॉन सेंचुरी भी कहते हैं, वो बेसिकली जो है 125 हॉलक गिबॉन्स के लिए रेजिडेंस है, जो कि इंडिया का ओनली एप है। एंड ये जोहार डिस्ट्रिक्ट असम में बिलोंग करता है। सो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज योर असम। एंड इट इज अबाउट 21 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, सो जहाँ पे हॉलक गिबॉन आपके पाए जाते हैं। Now let's move on to the next question, which is about your loanable fund theory. Recently concept newspapers में था and इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। How many of the above is or are correct हमें बताना है, that is out of the 3 कितने correct statements हैं। Let's read the very first statement. This theory argues that the interest rate on loans are determined by supply of and demand for the loans in the market for loanable funds. This is correct. Basically जैसे कि supply and demands किसी commodity के होते हैं, वैसे ही loans की demand and supply पे interest rate calculate किए जाते हैं। ये theory यही कहती है। So this statement is correct. As per the theory, the market interest rate is seen as the price of loans and it is thought to be determined the way the price of any other goods or services is determined in the market. जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सेम चीज़ है। ये 2 डेफिनेशंस अलग-अलग स्टेटमेंट्स में दे दी गई हैं सेम थ्योरी की, तो ये भी यहाँ करेक्ट है। A rise in the demand for funds from borrowers is supposed to cause a rise in interest rate. जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी ही है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी डिमांड कम होएगी लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो जैसे कमोडिटी के प्राइस फॉल करते हैं वैसे इंटरेस्ट रेट फॉल करेंगे। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, बिकॉज द सेकंड पार्ट इज ड्रॉप इन देयर डिमांड फॉर फंड्स इज एक्सपेक्टेड टू कॉज फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। सो आपके यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं और आपका आंसर हो जाता है सी। Now let's move on to the next question, which is again about gibbons, क्योंकि हॉलक गिबॉन्स जो थे वो न्यूज़ में है। तो गिबॉन्स आर द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द एप्स। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि जो गिबॉन्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं। हाँ, वो फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स हैं, बट ये स्मॉलेस्ट होते हैं, ये लार्जेस्ट नहीं होते हैं। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज दे लिव इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। बेसिकली ये जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में रहते हैं, ना कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ गलत हो जाती है आपकी। द थर्ड स्टेटमेंट इज द ईस्टर्न हॉलक गिबॉन्स आर फाउंड इन द स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो बेसिकली जो है नॉर्थ ईस्ट में ये पाए जाते हैं और सर्टेन एरियाज ऑफ अरुणाचल में, असम में ये बिलोंग करते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये साउथ चाइना एंड नॉर्थ ईस्टर्न म्यांमार के भी कुछ रीजन्स में पाए जाते हैं। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द वेस्टर्न हॉलक गिबॉन हैज इट्स रेंज विच इज लिमिटेड टू द एरिया बिटवीन साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड ईस्ट ऑफ दिबांग रिवर। अगर पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में लोकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बावजूद जो ये इसकी रेंज जो होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो बिटवीन होती है साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड ईस्ट ऑफ दिबांग रिवर। ये पर्टिकुलर लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज करेक्ट। एंड आउटसाइड इंडिया तो जैसे मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना में भी ये पाए जाते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। इनकरेक्ट हमें बताना था, तो 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है और आंसर आपका हो जाता है बी। 2 आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स आर योर इनकरेक्ट। अब अगर हॉलक गिबॉन की बात करें तो ये यूनिक है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में और 20 स्पीशीज जो है गिबॉन्स की अर्थ पे पाई जाती हैं। एंड हॉलक गिबॉन्स की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 12,000 है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स ये बनाते हैं। करंट ऑब्जर्वेशन स्टेटस ऑफ गिबॉन स्पीशीज जो है वो अलार्मिंग है, क्योंकि 20 स्पीशीज जो है वो बहुत हाई रिस्क पे है एक्सटिंक्शन
एक्सटिंक्शन के जैसे हैबिटेट लॉस की वजह से इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा रिस्क देखा गया है। एंड सिंस 1900 से अगर बात करें तो गिबॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंड पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है ड्रामेटिकली, और सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशंस जो है अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह गई है। फेलिंग ऑफ ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हुए, ये सब जो हैं इसके हम बोल सकते हैं थ्रेट्स हैं टू द पॉपुलेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अगेन अबाउट चंद्रयान 3 एंड इसरो। इसरो हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन ऑन लूनार सरफेस विद इंक्रीज इन डेप्थ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेम। बेसिकली अभी स्पेस एजेंसी जो हमारी इसरो है, जो पेलोड है चेस्टे, उसने टेम्परेचर प्रोफाइल मेजर करने के लिए उसे भेजा गया था चंद्रयान 3 के साथ, और उन्होंने लोनार टॉप सॉइल जो साउथ पोल के आसपास है उसे ऑब्जर्व किया है, और थर्मल बिहेवियर जो मून के सरफेस का है उसे ऑब्जर्व किया है। उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं और एक ग्राफ जो है डेप्थ का और आपके टेम्परेचर का जो है इसरो ने रिलीज किया था। ये जो चेस्टे पेलोड है बेसिकली दिस हैज टेम्परेचर प्रोब इक्विपमेंट विद कंट्रोल्ड पेनिट्रेशन मैकेनिज्म केपेबल ऑफ रीचिंग अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर beneath the surface, and it is fitted with 10 individual temperature sensors also. Now let's read the statement. It was found that at a depth of 8 centimeter the temperature was as low as minus 10 degrees centigrade. Now in the probe this was calculated कि जब 8 सेंटीमीटर डेप्थ पे हम जाते हैं तो टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑब्जर्व किया गया है, तो ये आपका करेक्ट है। एंड विद ग्रेजुअल राइज टुवर्ड्स द सरफेस टेम्परेचर हैज सीन टू बी डिक्रीजिंग। ये आपका गलत है, क्योंकि इस प्रॉब में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है जैसे जैसे सरफेस की तरफ हम बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, और 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर भी देखा गया है, जबकि पहले ये बोला जाता था कि मून के सरफेस का टेम्परेचर हो सकता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, लेकिन मून पे -10 से लेके 70 डिग्री तक की वेरिएशन जो है हमने ऑब्जर्व करी है। हमें क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने थे तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ए। Now let's move on to the next question, which is question 13. Which of the following's presence has been confirmed by your Pragyan? Again Chandrayaan 3 associated question. जो प्रज्ञान है वो चंद्रयान 3 का रोवर है, ये आपको पता होना चाहिए। रोवर पे 2 पेलोड्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उन्होंने जो है कंफर्म किया है एक एलिमेंट है उसका जो प्रेजेंस है नियर इट्स साउथ पोल, एंड अभी भी हाइड्रोजन के लिए जो सर्च है वो स्टिल चल रहा है, ऐसा इसरो का स्टेटमेंट आया था। वी हैव टू फाइंड आउट विच आउट ऑफ द 4 इज दैट एलिमेंट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और सल्फर। अब जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का सर्च अभी भी चल रहा है, नाइट्रोजन हीलियम नहीं है, लेकिन सल्फर जो है हमने कंफर्म किया है कि मून के सरफेस पे नियर साउथ पोल हमें मिला है, तो 13 का आंसर यहाँ हो जाता है आपका डी। जो भी आगे भी ऑब्जर्वेशंस आएंगे चंद्रयान से 3 से एसोसिएटेड, डू अपडेट दैट इन योर नोट्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। नाउ आइडेंटिफाई द कंट्री एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। India and X have signed a memorandum of understanding for capacity building and collaboration in ship design and construction. So ये जो X कंट्री है हमें आइडेंटिफाई करना है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया ने शिप बिल्डिंग, शिप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में किसके साथ जो है MOU साइन किया है। As a token of friendship, India has presented 15 pair of parachutes also to the same country for defense use. India has also extended support towards the setting up of an advanced CT scan facility at the country X. सो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये एक ही तरफ इशारा करती हैं कि रिसेंटली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और कीनिया शिपयार्ड लिमिटेड जो है उन्होंने MOU साइन किया था फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन इन शिप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। दैट इज ये जो एक्स कंट्री है ये बेसिकली कीनिया है, यहाँ आंसर होता है आपका सी। एंड इसी दौरान बहुत ज़्यादा बात हुई थी दोनों साइड के मिनिस्टर्स की, और ये कहा गया था कि हमें डीपर कॉर्पोरेशन की ज़रूरत है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडियन ओशन रीजन में, और इंडिया ने 15 पैराचूट्स पे गिफ्ट किए थे और एक CT स्कैन फैसिलिटी, एडवांस CT स्कैन फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने की भी बात करी है कीनिया में। सो आंसर आपका यहाँ हो जाता है सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट TB, क्योंकि QXR टेक्नोलॉजी अभी आई है तो TB से एसोसिएटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको TB के बारे में नॉलेज होना चाहिए। TB बेसिकली एक बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियासियास फैमिली को ये बिलोंग करता है, जिसमें ऑलरेडी 200 मेंबर्स होते हैं। Now let's read the statements given and identify which of them are correct. TB is spread from person to person through air. This is correct. जब भी कोई इंसान कफ करता है, स्नीज करता है, स्पिट करता है, तो TB के जर्म्स एयर में आ जाते हैं और उस एयर में ब्रीथ करने से किसी और इंसान को TB हो सकता है। So when people with lung TB cough, sneeze or spit, they propel the TB germs into the air. ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ करेक्टली मेंशन्ड है। Extensively drug resistant tuberculosis, जिसे XDR TB भी बोलते हैं, it is a strain of TB that cannot be treated with the two most powerful first line treatment anti-drugs, and the second is multi-drug resistant tuberculosis. MDR-TB is a form of TB caused by bacteria that are resistant to several of the most effective anti-TB drugs. ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि ये रिवर्स दी गई हैं।
देखिए, जो आपका बात करें मल्टी ड्रग रेज़िस्टेंट टीबी, तो मल्टी ड्रग रेज़िस्टेंट का मतलब होता है वो 2 या कुछ जो मेडिसिन्स हैं, उनका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एंटी टीबी ड्रग्स का, उसको रेज़िस्टेंट हो जाता है। और एक्सटेंसिवली ड्रग रेज़िस्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो वो रेज़िस्टेंट होता है टू सेवरल मोस्ट इफेक्टिव एंटी टीबी ड्रग्स। तो आपका सिर्फ़ एक ही स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, वो है 1, सो आपका आंसर हो जाता है ओनली 1 हियर। अगर टीबी की बात करें तो जनरली टीबी जो होता है लंग्स को इम्पैक्ट करता है, जैसे पल्मोनरी टीबी करते हैं, बट इट कैन अफेक्ट एनी अदर ऑर्गन। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जैसे बोलते हैं, हड्डियों का भी टीबी होता है, पेट का टीबी होता है, तो और ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है। कॉमन सिम्टम्स की अगर बात करें एक्टिव लंग टीबी में, दे आर कफ विद स्पूटम, ब्लड एट टाइम्स, चेस्ट पेन्स, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट्स एक्सेट्रा टीबी के केसेस में देखे गए हैं। So these were the news which were there in the last week's newspaper and उनके बेसिस पे कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, किस तरह के स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं, किस तरह के स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए, माइन्यूट चेंजेस क्या यूपीएससी कर सकता है और किन बेसिस पे क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स गलत या सही हो जाते हैं, वो आपको समझ आया होगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीकली क्विज वीडियो। थैंक यू।